आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम कमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती हुकूमत सिर्फ फलाही काम नहीं करती बल्कि तरक्की के मंसूबे भी रखती है। मुसलमानों से किए गए वादे जरूर पूरे होंगे। मुस्लिम अकाबरीन के इजलास से रुकने पार्लिमान के कविता का खिताब। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी और खून दिया है और अब अंग्रेजों के आलाकार हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। मुस्लिम अकाबरीन के इजलास से सदर जमीयतुल उलमा का वलवला अंगेज खिताब। मोटरसाइकिल सारों का 5 रुकनी टोला कामारेड्डी में गिरफ्तार। तमाम का ताल्लुक आटू नगर निजामाबाद से है। शौकों की तकमील सुर्खी की अहम वजह। अफसोस के तमाम नौजवान तालीम याफ्ता बताए गए हैं। बच्चों को चाहिए कि वो फेसबुक और मोबाइल को छोड़कर ना ले जाए स्कूल बुक हाथ में ले, वरना मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। वालिदैन बच्चों पर तवज्जो दें, लालू प्रसाद यादव का मशवरा। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और तुमसे ये भी बाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फटकार है और जिनकी समाअत और आँखों की रोशनी छीन ली है। क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं? जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए, इसके बाद इनके लिए हिदायत वाज़े हो चुकी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके फ़ेल को मज़ी कर दिया और उन्हें ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा, ये कहा कि हम भी अनकरीब बाज़ कामों में तुम्हारा कहाँ मानेंगे, और अल्लाह इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हुए इनके चेहरों और इनकी सरीनों पर मारेंगे। सूरा मोहम्मद आयत 22 से 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी ज़मीन मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए मस्जिद और पाकीज़ा चीज़ बना दी गई है। मेरी उम्मत में से किसी शख्स को जहाँ भी नमाज पाले यानी नमाज का वक्त हो जाए तो इसके पास इसके पाक होने की चीज़ मौजूद है। हदीस मुबारक मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी आगे हमारे आसमान बाकी है। अपनी कारकर्दगी को इब्तदाई और अपने इज़ाइम को इंतहाई बताते हुए निज़ामाबाद की संजीदा और बुरबार खातून रुकन पार्लिमान का मुस्लिम अकाबरीन के इजलास से 2 टोक किताब। शहर के मारूफ फंक्शन हॉल लिमरा गार्डन में जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम शुरा में रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया अकुला सुजाता, सीनियर कायद TRS अलीम, जिला परिषद वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी, कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, विशालनी रेड्डी के अलावा नवीद इकबाल, तारिक अंसारी, हलीम खमर, मुजाहिद अली बब्बू, इमरान शहजाद, डॉक्टर अख्तर, रफ़ी कुरैशी, मोहम्मद रफ़ी, अब्दुल रहीम गौस और दिगर शामिल थे। इस जलसे से खिताब करते हुए रुकन पार्लिमान ने कहा कि हम कुछ भी करने का वादा करते हैं तो करने की हिम्मत भी रखते हैं और ऐसे भी काम करते हैं जिनका वादा हमने नहीं किया। क़ब्ल अज़ीं सदर जलसा वो सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान ने जमीयत की जानिब से चंद अहम मुतालबात रुकन पार्लिमान के सामने रखे थे, जिन पर गुफ्तगू करते हुए रुकन पार्लिमान कविता ने मजीद कहा कि TRS हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा कर चुकी है और हर हाल में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने बेशुमार फलाही इक़दामात मुस्लिम तबके के लिए किए हैं और आइंदा भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी तबके की भलाई के लिए महज फलाही काम कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इस तबके की तरक्की के लिए भी काम लाजमी होता है और मुस्लिम तबके में तालीमी तनासुब की कमी की वजह से तरक्की की राहें महदूद हो चुकी हैं। लिहाजा इस तबके में तालीम को फ़रोग़ देना इंतहाई लाजमी है
और इसीलिए रियासती वज़ीर आला KCR ने ज़िले में 7 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है और आगे मज़ीद स्कूल भी कायम किए जाएंगे। उन्होंने ज़िले के उलमा, आइमा व हुफ़ाज़ कराम से ख्वाहिश की कि आप समाज के अहम तरीन व रहनुमा अशख़ास हैं और आपकी बात को गौर से सुना और माना जाता है, लिहाजा आप अपने तबके को इन स्कूलों से इस्तेफ़ादा करने की तरगीब दें। MP ने कहा कि बस हमें सिर्फ 2 नस्लों तक ही मेहनत करनी है। अगर ये 2 नस्ल तालीम याफ्ता हो जाए तो फिर आगे की तमाम नस्लें तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता बनेंगी और माशरे का असासा साबित होंगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमें बहुत से काम करने हैं और हम मुसलसिल काम करते रहेंगे। आखिर में रुकन पार्लिमान ने इस शेर से अपने अज़ाइम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो आगे हमारे आसमान बाकी है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो BC हो, चाहे नाम के लिए कास्ट बड़े होंगे, थोड़े ब्राह्मण से उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं, थोड़े रेड्डी से उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं, तो इन सबको एडजस्ट करने का KCR साहब ने एक अच्छे से प्लान बना के चल रहे हैं। क्योंकि हम सब समझदार है, इशारा आपके लिए काफ़ी है, बराबर हम करके आपको दे देंगे। और जो हम अपने कौम के लिए, पूरा तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं, अभी अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तेलंगाना, अभी शुरुआत है। मैं तो यही कह के एंड करना चाहूँगी कि अभी तो नाबी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो नाबी है मुट्ठी पर ज़मीन है हमने, अब तो पूरा आसमान बाकी है। तो हमें बहुत दूर चलना है, साथ चलना है, आपको साथ लेके चलना है। आपके दुआ नाज़रीन, खुसूसी ऐलान। रुकन पार्लिमान के कविता ने लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुस्लिम अकाबरीन से खिताब किया है। आपकी दिलचस्पी के लिए इस मुकम्मल खिताब को खबरों के फौरी बाद नशर किया जाएगा, ज़रूर देखिएगा। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया और उस वक्त अंग्रेज़ों के जो आलाकार थे वो आज हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। आज भी हम मुल्क के लिए जान देने वालों में दस्ते अव्वल में रहेंगे। हाफिज़ मोहम्मद लईन खान का वलवला अंगेज़ खिताब। सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लईन खान ने लिम्रा गार्डन में मुनक़िदा अहम इजलास में रुकन पार्लिमान के कविता, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मेल बल्दिया आकुला सुजाता व दीगर कायदीन की मौजूदगी में खिताब करते हुए वलवला अंगेज़ अंदाज में बताया कि हम ऐसी मिल्लत हैं जिसने सफ़े अव्वल में रहकर मुल्क की क़यादत व हिफाजत की है। अंग्रेज़ों से टकराने और अपनी अहमियत को मनवाने वाले हम ही थे। आज हमें हमारे ही मुल्क में तबाहली का शिकार बना दिया गया है। जो अनासिर उस वक्त अंग्रेज़ों के आलाकार थे वो आज हमसे ही हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं, जबकि इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ हमने अपना खून नहीं बहाया। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि हुकूमत आपकी है और हम मसाइल का शिकार हैं और मसाइल की यकसुई करना और करवाना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने खिताब में बताया कि रुकन पार्लिमान के कविता एक बुर्दबार, दानिशमंद और काम करने का जज्बा रखने वाली खातून हैं जो मसाइल की यकसुई में संजीदा व मुसलसिल इक़दामात करती हैं। हाफिज़ मोहम्मद लईन खान ने अपनी जमीयत की जानिब से 6 मुतालिबाती याददाश्त रुकन पार्लिमान के हवाले की, जिसमें 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा भी शामिल था। इसके अलावा जमीयत के दफ्तर के लिए इंतज़ाम, मुस्लिम मेटर्निटी और नर्सिंग होम का क़याम, मिनी हज हाउस की तामीर और आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िये जारी करने और डबल बेडरूम में आइमा व मुअज़्ज़िनीन के अलावा मुफ्तियान व उलमा कराम को हिस्सादारी फराहम करने के मुतालबात भी शामिल थे। रुकन पार्लिमान ने तयक़ुन दिया कि वो तमाम वादों की यकसुई करवाएंगी। इस इजलास में हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ फयाज़, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज़ आरिफ, हाफिज़ सिराज, हाफिज़ अकबर और दीगर शरीक थे। तेलंगाना की हुकूमत ऐलान करती है और उसको रूह अमल लाने के लिए जब कमीशन का क़याम हुआ और सुधीर कमेटी और उसके बाद DC कमीशन का जब ऐलान किया और असेंबली में बिल पास करने और पता नहीं और क्या क्या उसकी तजावीज़ होगी 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए हुकूमत तेलंगाना उसके लिए जद्दोजहद कर रही है। जैसे ही अखबारात में बात आई, फ़िरक़ा परस्तों के सीनों पर सांप दौड़ गया और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ एक दस्तखत की मुहिम
सेकुलर स्ट्रक्चर को बाकी रखो, तुम मुसलमानों और हिंदुओं की तफरीक मत डालो और तुम यहाँ पर तबकात में तकसीम मत करो। सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हमने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क को आजाद किया है और अगर फिर एक बार जरूरत आई तो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क की आजादी के लिए, इससे पहले आजादी के लिए किया था हमारी आजादी। मुस्लिम तबके के लिए केसीआर हुकूमत की कई बेजबहा खिदमात, अकामती स्कूलों का जाल, नाकाबिल फरामोश कारनामा, मजीद कई काम ऐसे हैं जिनको मिल्लत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जमीयत उलमा के इजलास से यस्से अलीम का खिताब। जमीयत उलमा निज़ामाबाद के इजलास से खिताब करते हुए सीनियर TRS कायद यस्से अलीम ने कहा कि रियासत में एक ऐसी जमात हुक्मरान है जो मुसलमानों के लिए सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि अमली काम करके भी बता देती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने मुस्लिम तबके के लिए कई एक स्कीमात को रोशनास करवाया है। यस्से अलीम ने तफसील बताते हुए कहा कि जामिया निज़ामिया के लिए भारी फंड्स की इजराई और 40 करोड़ की लागत से इस्लामिक रिसर्च सेंटर का क़याम रियासती वज़ीर आला KCR के हैरत अंगेज़ व नाकाबिल फरामोश कारनामे हैं। इसके अलावा शादी मुबारक, 1000 वजीफ़ा और डबल बेडरूम में मुस्लिम हिस्सादारी और भी बेशुमार इक़दाम हैं जो नाकाबिल नज़रअंदाज है और अकामती स्कूलों का जाल KCR का नाकाबिल फरामोश कारनामा है। जब वो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बना था उसके बाद उसकी विजन है वो मालूम ही नहीं पड़ा। फिर KCR का वो रिसर्च सेंटर को, इस्लामिक रिसर्च सेंटर को आज 40 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रजीम देकर मुसलमानों के फायदे के लिए पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बना है। उसको 11 करोड़ रुपए देके मुसलमान के 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते। इसी तरीके से शादी मुबारक के तौर पे मुसलमान बहनों के लिए 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि राजनीतिक सेक्टर कमेटी, जैसा कि मौलाना ने कहा, राजनीतिक सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के तहत मुसलमान गरीब है, गुर्बत के सतह से नीचे है। ये KCR साहब को मालूम था क्योंकि 2001 के अंदर रिजर्वेशन की तहरीक चालू करने वाले KCR साहब थे। जब उनको ये मालूम पड़ा तो 200 रेसिडेंशियल स्कूल तेलंगाना के लिए दिए। इसमें से निजामाबाद के अंदर भी मुसलमान लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल है। कांग्रेसी कायदीन के तर्ज अमल की वजह से एक वक्त की मरकजी पार्टी कांग्रेस अब महज इलाकाई पार्टी से भी बदतर बनकर रह गई है और आगे चलकर इसका वजूद भी मिट जाएगा। रुकने पार्लिमान के कविता का एहसास। रुकने पार्लिमान के कविता ने नवी पेट मंडल में एक बरकी सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ज़राई शोबे को इस्लाहात व तरक्की फराहम करने के लिए KCR हुकूमत ने मुमकिन इक़दाम किए हैं, जिसमें बरकी की मुसलसल सरबराही भी KCR हुकूमत का कारनामा है। बादिदा रुकने पार्लिमान ने अली सागर में टूरिज्म रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर के अलावा वजीर सयाहत चंदूलाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, महकमे सयाहत के चेयरमैन रामलू के अलावा दीगर मौजूद थे। बादिदा रुकने पार्लिमान ने अपने सहाफती बयान में 19 फरवरी को जिला कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किदा कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए अहम कायदीन की गई तकरीरों पर अपने शदीद दर्द अमल का इजहार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह को पहले अपने 70 साल के कांग्रेसी दौर इख्तिदार का जायजा लेना चाहिए कि उन्होंने इतने तवील अरसे में कितने काम किए थे और महज 2.5 साल में TRS हुकूमत ने कितने काम अंजाम दिए हैं। महज इल्ज़ाम आयद कर देने से कोई लीडर नहीं बन जाता, बल्कि आवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए खिदमत और काम करना पड़ता है, जो सिर्फ TRS हुकूमत कर रही है। उन्होंने बताया कि जलसा आवाम की बात या मसाइल उठाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए मफादात हासिल करने के लिए था, जिसमें हक़ायक़ बोले नहीं गए बल्कि सिर्फ किरदार कशी की गई है। मोहम्मद अली शब्बीर की तकरीर पर उन्होंने कहा कि आप तमाम हिंदुस्तान को साथ लेने और पूरे मुल्क के लिए कुछ करने की बात करते हैं और तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं सोचते, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और तेलंगाना आवाम की बात करते हैं और बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन के इसी तर्ज अमल की वजह से हुकूमत बनाने वाली पार्टी अब घटकर इलाकाई पार्टियों से भी छोटी पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना में भी कांग्रेस अपना वजूद खो देगी और उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయిందో తెలంగాణలో కూడా మీకు అదే జరగబోతా ఉన్నది।
ఫ్యూచర్లో కాంగ్రెస్ అనే పార్టీ తెలంగాణ నుంచి తుడిచిపెట్టుకుపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. ఇప్పటికైనా మీ నాయకులు మీరు దయచేసి మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి ప్రభుత్వానికి, కానీ ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించేటటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయకండి. ముఖ్యంగా షబ్బీర్ అలీ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కేవలం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు పనిచేస్తలేరు అన్నారు. అవును, పార్లమెంట్లో మాట్లాడినాం కాబట్టి మాకు జిల్లాకు రైలు వచ్చింది, పార్లమెంట్లో మాట్లాడినాం కాబట్టి తెలంగాణలో ఎయిమ్స్ వచ్చింది. ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ బరాబర్ మాట్లాడతాం. తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడుందని నిలబెట్టే విధంగా మాట్లాడతాం. 10 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో మీరు అధికారంలో ఉంటే మీరు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇవాళ వేల మంది తెలంగాణ ప్రజలు చచ్చిపోయారు. మీ ఇంట్రెస్ట్ పార్టీ అధిష్టానం అధికారం, మా ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రజలు. ఈ విషయాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలని. 5 रुकनी मोटरसाइकिल सारिकों की टोली कामरेड्डी में गिरफ्तार। तमाम 5 मुस्लिम सारिकों का ताल्लुक शहर निजामाबाद के आटू नगर से बताया गया है। पुलिस तहकीकात में इन सारिकों ने बताया कि अब तक उन्होंने कई मोटरसाइकिलों को पुराने सामान में बेच दिया है। कामरेड्डी पुलिस ने एक शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मोटरसाइकिल सारिकों के 5 रुकनी गिरोह की गिरफ्तारी अमल में लाई और उनके कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिलों को भी बरामद कर लिया। हैरत अफसोस की बात यह है कि यह नौजवान तालीम याफ्ता बताए गए हैं। महज अपने शौक़ की तकमील और अयाशियों के लिए ये सुर्खी की वारदातें अंजाम दे रहे थे। डीएसपी कामरेड्डी प्रसन्ना रानी ने बताया कि कामरेड्डी पुलिस निजाम सागर चौराहा कामरेड्डी के पास गाड़ियों की तनखी कर रही थी कि एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान वहां पहुंचे और उनके मशकूक तर्ज अमल से चौकन्ना हुई पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इनके शफ हुआ कि यह मोटरसाइकिल मसरूका थी और इससे कबल भी इन नौजवानों ने अपने गुरोह के साथ कई सुरखे की वारदातें अंजाम दी हैं और फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात के दौरान मजीद 3 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई। ये तमाम नौजवान निजामाबाद शहर के मोहल्ले आटू नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी शनाख्त शेख मौला, शेख इरफान, शेख साबिर, शेख दाऊद और अब्दुल समद बताई गई। आटू नगर निजामाबाद के नौजवान अपने शौक़ों की तकमील के लिए सुर्खे की वारदातें अंजाम देने लगे और मसरूका मोटरसाइकिलों में से कई मोटरसाइकिलों को उन्होंने स्क्रैप में बेच डाला। इस कामयाब तहकीकात में SHO कामरेड्डी श्रीधर, सब इंस्पेक्टर राजू, ID पार्टी के अहदेदार मोहम्मद उस्मान और सईद ने अहम रोल अंजाम दिया। बाजिदा पुलिस ने इन 5 नौजवानों को अदालती तहवील में भेज दिया है। आरमूर में आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से सियासत क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में आई। चेयरपर्सन आरमूर बल्दिया ने तकसीम के बाद मुदीरान सियासत की इंतहाई सताइश की और भरपूर इस्तेफादा करने तलबा को तलखीन की। रोजनामा सियासत की ज़ेर निगरानी चलाए जाने वाले आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से आरमूर में SSC इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में SSC क्वेश्चन बैंक की तकसीम अमल में लाई गई। चेयरपर्सन बल्दिया आरमूर स्वाति सिंह बबलू ने इन बुकों की तकसीम अमल में लाई। इसके बाद अपने खिताब में मुदीर आला सियासत जाहिद अली खान और मुदीर आमिर अली खान की तालीमी शोबे में खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन बैंक से तलबा को ज़बरदस्त सहूलत हासिल होगी और वो इत्मीनान से इम्तिहान की बआसानी तैयारी कर सकेंगे। चेयरपर्सन आरमूर ने तलबा व तालिबात को भी मशवरा दिया कि वो इस क्वेश्चन बैंक से इस्तेफादा करते हुए इम्तिहान की ज़बरदस्त तैयारी करें और शानदार कामयाबी और बेहतरीन तनासुब हासिल करें। इस इजलास में सदर मरकज़ी कमेटी मोहम्मद अशफाक अहमद, SMC कमेटी चेयरमैन मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा सियासत सैयद जफ़र अली, काउंसलर राजा बाबू, मोहम्मद अकबर, स्कूल हेडमास्टर हरिता के अलावा दीगर मौजूद थे। इसको है ना खुशी से पढ़ो। जब खुशी से पढ़ेंगे तो 100% अपने को नया आने का क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता। मन से पढ़ना, दिल से पढ़ना तो 100% अपने को अपन एक 10 क्वेश्चन भी सामने रख ली तो उसमें से मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तो अपने 100% आ जाएगा। इसीलिए अपन जितना भी टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता। जितना भी पढ़ रहे हम हमारे पसंद से पढ़ रहे हैं, हमारे को गोल है, हमारे को एक लक्ष्य रीच करना है, हम कुछ बनना चाह रहे, ये पहले आप लोग मन में ठान लो। रियासती हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में 3 साल बाद भी नाकाम। आवाम के साथ ये खुली नाइंसाफ़ी है। अब तेलुगु देशम खामोश नहीं रहेगी और आवाम के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। कायद मुखन्ना तेलुगु देशम पार्टी रेवंत रेड्डी का बयान। तेलुगु देशम पार्टी के कायद और मुखन्ना लीडर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरा कामरेड्डी के मौके पर बिकनूर मंडल के टूल प्लाजा के करीब तेलुगु देशम के परचम को लहराया। इस मौके पर मुकामी तेलुगु देशम कायदीन व कारकुनान और अवाम की जानिब से उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया।
बादिजा उन्होंने सहाफत को बयान देते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अलहदा रियासत के लिए तहरीक चलाकर कामयाब होने वाले और पहले वज़ीर आला बनने का एजाज़ रखने वाले KCR ने बहुत से वादे अपने इंतखाबी मंशूर में किए थे, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अब तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। डबल बेडरूम की तकसीम, 3 लाख मुलाजिमतों की फराहमी, 3 एकड़ ज़राई अराजी की हरिजनों में तकसीम करने के दावे खोखले साबित हुए। उन्होंने कहा कि अब तक तेलुगु देशम खामोश रही, लेकिन अब खामोश नहीं रहेगी, बल्कि अब तेलुगु देशम अवामी मफाद के लिए अवाम के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर इनके हमरा सदर ज़िला तेलुगु देशम नज़रुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्मान के अलावा दीगर मौजूद थे। ప్రధానంగా నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరు మీద 5 దశాబ్దాల పాటు జరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఏర్పడ్డ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేయడం లేదు. దళితుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, మైనారిటీల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఎవరైతే ఇన్నాళ్ళు అణిచివేతకు గురైనరో, ఎవరైతే తెలంగాణ కోసం త్యాగాలు చేసిండ్రో, ఎవరైతే తెలంగాణ కోసం ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకున్నారో వాళ్ళ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చకుండా కేవలము కాంట్రాక్టులు, కమిషన్ల పేరు మీద, ఆంధ్ర వాళ్లకు సన్మానాల పేరు మీద ఎవరైతే తెలంగాణను వ్యతిరేకించిండ్రో తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులతో అంటగాగుతూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుస్తున్నది। नाजरीन, अब देखेंगे कौमी, रियासती व आलमी मंजरनामा। मोदी जी गंगा की कसम खाएं और बताएं कि क्या हमने काशी को 24 घंटे बरखी नहीं दी। वज़ीर आला अखिलेश यादव का मोदी को चैलेंज। उन्होंने कहा कि मोदी जी सच बोले, झूठ नहीं। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम आहिस्ता आहिस्ता जारहाना रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मोदी जी झूठ क्यों बोलते हो, रियासत में 24 घंटे बिजली आ रही है। अखिलेश ने सवालिया लहजे में कहा कि मोदी जी गंगा की कसम खाकर बताएं कि काशी को हमने 24 घंटे बिजली दी है या नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए अमिताभ बच्चन से एक अपील भी की। उन्होंने कहा कि गधे की तस्वीर आती है, मैं इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार से कहूँगा कि अब आप गुजरात के गधे की तस्वीर मत कीजिए। वज़ीर आला अखिलेश यादव असम्बली हल्का ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मनोज पांडे के लिए एक रैली से खिताब कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी से परेशान लोगों की हमने मदद की। कतार में एक बच्चे का जन्म भी हुआ, बैंक वालों ने इसका नाम खजांची रखा। हमने बच्चे की मां को 2 लाख रुपए की मादी मदद देने का काम किया है। अखिलेश यादव ने एक मरतबा फिर कहा कि कोई भी दौलत सियाह या सफ़ेद नहीं होती, लेन देन सियाह और सफ़ेद होता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। अखिलेश ने हमला जारी रखते हुए मजीद कहा कि सच बुलवाने के लिए गंगा की कसम खिलवाई जाती है। काशी ने जिसे भेजा इसने कुछ नहीं कहा। वाराणसी गए तो बोले कि गंगा माँ ने बुलाया है। काशी से लोग तो कम से कम सच बोलेंगे। काशी को हमने पहले ही बिजली दी थी। काशी को हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। मोदी जी गंगा की कसम खाकर बताएं कि हम काशी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं या नहीं। दिवाली और रमजान की बात बाद में करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तानाशाही मिजाज के हामिल हैं और ये अपनी तानाशाही से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की वज़ीर आज़म पर शदीद जवाबी तनकीद। इतवार को दिए गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खबरस्तान और शमशान वाले बयान पर आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधा है। वज़ीर आज़म के बयान का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने के लायक नहीं हैं। एक स्कूल प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वज़ीर आज़म का अब कोई सत्ता नहीं रह गया है, वो बहुत मायूसी में है, इसलिए अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। लालू ने कहा कि लोग माशरे में फिरकावारियत का जहर फैलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी ट्वीट करके नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। लालू ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये तो तानाशाह वज़ीर आज़म है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देगा। जनाब आप पीएम हैं, इतनी ऊंची छोटी और खोटी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि अगले ट्वीट में लालू ने कहा कि
मोदी कहते हैं कि मेरा क्या है, झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि इस झोले में अंबानी अडानी के अलावा और कौन कौन से झोले झमेले भरे रहेंगे। लालू ने लिखा कि वजीर आजम को पार्टी और बुक्स से ऊपर उठना चाहिए। उन्हें तकरार की नहीं, प्यार की, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की, तबाही की नहीं, तरक्की की बातें करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर फैलाई गई फरीदा जलाल की मौत की इत्तला गलत साबित हुई। उन्होंने हैरत जाहिर की और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, सेहतमंद हूँ और जल्दी मेरी एक नई फिल्म आने वाली है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा फरीदा जलाल की मौत की अफवाह अचानक सोशल मीडिया पर छा गई। यही नहीं, खबर के फैलते ही लोग सोशल मीडिया पर इनको खराज अकीदत पेश करने लगे। इतवार की सुबह जैसे ही किसी ने सोशल मीडिया पर इनकी मौत की खबर फैला दी, शाम तक इसके बारे में फरीदा के घर वालों से लोगों की पूछगछ शुरू हो गई। फरीदा को जब ये बात पता चली तो उन्हें हंसी आई, लेकिन जब लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए तो वो परेशान हो गई। बाद में खुद फरीदा ने बताया कि मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, पता नहीं लोग क्यों इस तरह की खबरें फैलाते हैं। गौरतलब बात है कि फरीदा जलाल गुज़िश्ता ज़माने की मशहूर हीरोइन रह चुकी है और 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 1971 में आई फिल्म पारस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अदाकारा का उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया था। जल्दी एक और नई फिल्म में नजर आने वाली हैं। तलबा फेसबुक और मोबाइल को छोड़ें और नॉलेज या स्कूल बुक्स को हाथ में लें, तभी इनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें। आरजेडी सरबराह का बच्चों और वालिदैन को ज़रूरी मशवरा। मज़ाहिया अंदाज में दानिशमंदी की बातें करने वाले आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने तलबा को फेसबुक और मोबाइल से दूर रहने का मशवरा दिया। उन्होंने वालिदैन से भी कहा कि वो बच्चों पर नज़र रखें। आजकल के नौजवान मोबाइल से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे हैं। बच्चों का अगर पढ़ लिख कर कुछ बनना है तो उन्हें मोबाइल से दूर रहना होगा। इतवार की सुबह श्री कृष्णन मेमोरियल हॉल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह ने वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नज़र रखने की सिफारिश करते हुए कहा कि बच्चे अगर फेसबुक की जगह नॉलेज बुक को अपना साथी बना ले तो इनकी तरक्की तय है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कुछ इम्तिहान में गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हशर सबको पता चलता है। बिहार बोर्ड के मेरिट घोटाले और पेपर लीक केस के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की मेरिट के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। रियासती हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरिट की पूजा हमेशा होती है, इसलिए बच्चों को खुद की मेरिट पर ही इन्हिसार करना होगा। लालू ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बिहार के बच्चे मुल्क के तमाम इम्तिहानात में अव्वल साबित हों। दुनिया भर में सरबराह किए जाने वाले इसलाह का 50% हिस्सा अमेरिका और रूस सरबराह करते हैं, जबकि खलीजी ममालिक और हिंदुस्तान बड़े खरीदारों में शामिल है। एक आलमी तंजीम का चौंका देने वाला सर्वे स्वीडिश थिंक टैंक स्प्री के मुताबिक दुनिया भर में फराहम किए जाने वाले इसलाह का निस्फ अमेरिका और रूस मुहैया कर रहे हैं। आलमी अमन और तनाज़ात पर निगाह रखने वाली सिप्रिया इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को फराहम किए गए मजमूई इसलाह का निस्फ अमेरिका और रूस की जानिब से फराहम किया गया। हथियार बरामद करने वाले मुल्कों में तीसरा नाम चीन का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों में 100 मुल्कों के नाम इसलाह की बैनुल-अक़वामी फ़रोख्त में शामिल हैं। इन 100 मुल्कों की जानिब से बरामद किए गए कुल हथियारों में अमरीकी इसलाह का हजम 33% है। रूस ने अपने इत्तेहादी या दूसरे मुल्कों को 23% के करीब इसलाह फ़रोख्त किया है और चीन की जानिब से इसलाह की बरामदात का हजम 6.2% है। सिप्रे के मुताबिक सर जंग के बाद हथियारों की फ़रोख्त में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिप्री का कहना है कि बर्र-ए-आज़म एशिया में हथियारों की दरामद में सबसे आगे भारत है और उसने 2012 से लेकर सन 2016 तक के दौरान बर्र-ए-आज़म एशिया में दरामद किए गए कुल इसलाह का 13% हिस्सा खरीदा है। मशरिक़ी वस्ता में मुख्तलिफ मुसल्लह तनाज़ात के अलावा ईरान के साथ खलीजी रियासतों की मकासिमत के तनाजुर में इसलाह का सबसे बड़ा खरीदार मुल्क सऊदी अरब है। इस अरब मुल्क की खरीद का तनासुब बर्र-ए-आज़म एशिया में हथियारों की कुल दरामद का 8% रहा। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसी असरनो तैयार, पुराने मसवदे में चंद मामूली तब्दीलियां की गई हैं। ट्रंप जल्द ही इस मसवदे को मंजर आम पर लाएंगे, करीबी जराए का इंकशाफ।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमिग्रेशन पाबंदियों के नए हुक्मनामे का मसौदा सामने आ गया है, जिसमें अदालत की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए साबिका हुक्मनामे में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। सदर ट्रंप के इस नए हुक्मनामे के मसौदे में भी 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इराक, ईरान, लीबिया, शाम, यमन, सूडान और सोमालिया के शहरों को हदफ बनाया गया है। खबर रिसां इदारे का कहना है कि इस मसौदे में पाबंदियों के शिकारी ममालिक के ऐसे शहरियों को जिनके पास अमेरिका का वीजा मौजूद है और उन्होंने अब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें अमेरिका में दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड होल्डर्स और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को भी इन पाबंदियों से मुबर्रा रखा गया है। ट्रंप इंतजामिया के एक आला अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एसोसिएट प्रेस को बताया कि वो वफाकी अदालतों की जानिब से सदर ट्रंप के असल हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिए जाने के बाद इस नए हुक्मनामे में कुछ कानूनी पहलुओं को नजर में रखते हुए इसको जारी किया है। बताया गया है कि इस वसंत में हुक्काम को महाजरीन की नई वीज़ा दरख्वास्तें कबूल करते हुए शामी शहरियों को निशाना बनाने या इनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद करने से मुतालिक भी हिदायत नहीं दी गई हैं। एसोसिएट ने इस अमरीकी अहदेदार के हवाले से मजीद बताया कि सदर ट्रंप के दस्तखतों तक इस मसौदे में मजीद कुछ तब्दीलियाँ और भी आ सकती है। ताहम जल्दी ये मसौदा बाकायदा तौर पर पेश कर दिया जाएगा। देखते हैं आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासती हुकूमत सिर्फ फलाही काम नहीं करती बल्कि तरक्की के मंसूबे भी रखती है। मुसलमानों से किए गए वादे जरूर पूरे होंगे। मुस्लिम अकाबरीन के इजलास से रुकने पार्लियामान के कविता का खिताब। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी और खून दिया है और अब अंग्रेजों के आलाकार हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। मुस्लिम अकाबरीन के इजलास से सदर जमीयतुल उलमा का वलवला अंगेज खिताब। मोटरसाइकिल शाहरुखों का 5 रुकनी टोला कामारेड्डी में गिरफ्तार। तमाम का ताल्लुक आटो नगर निजामाबाद से है। शौकों की तकमील सुर्खी की अहम वजह। अफसोस के तमाम नौजवान तालीम याफ्ता बताए गए हैं। बच्चों को चाहिए कि वो फेसबुक और मोबाइल को छोड़कर ना ले जाए स्कूल बुक हाथ में ले, वरना मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। वालिदैन बच्चों पर तवज्जो दें, लालू प्रसाद यादव का मशवरा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। और इस जलसे में शामिल जमाअतुल उलमा के सरपरस्त मौलाना हाफिज बेग साहब, प्रेसिडेंट हाफिज लायक खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट मौलाना हाफिज मोहम्मद साहब, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल हकीम साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज फयाज साहब, ट्रेजरर मोहम्मद सिराज साहब और मेंबर्स हाफिज मोहम्मद रिजवान अली साहब, हाफिज अशरफ साहब, यहाँ पे जिम्मेदार लोग कौम के बैठे हो ताकि सारे मसाइल अच्छे से हम बातचीत कर सकेंगे और एक दूसरे को हम समझ सकेंगे और मिलजुल के जो भी मसाइल हमारे हैं पूरा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के वो हम सुलझा सकेंगे। और इसी कोशिश में मैंने अलीम भाई से रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप कुछ इसका इंतजाम कीजिए, हम मिल के बात करेंगे। तो लाई साहब से तो हमेशा बात होती रहती है और एक बात मुझे यहाँ पे बोलना जरूरी है। हाफिज लायक साहब जब भी मिलते हैं कभी भी आज तक मैंने उनको पर्सनल काम पूछते हुए नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कम्युनिटी के बारे में लेके आते हैं। तो मैं भी कोशिश जरूर करती हूँ कि जल्द से जल्द रिएक्ट करें, जल्द से जल्द उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल गया है। और ऐसा लाई साहब से इस 3 सालों में बहुत बार मुलाकात भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, लेकिन उसके आगे जाके और काम करने का वक्त अभी मुझे लगता है क्योंकि ये पिछले 3 सालों में तेलंगाना जब नया रियासत बना, अलग रियासत बना, तो हमें वक्त लगा समझने कि तेलंगाना में क्या है, कैसा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे है, पैसों के हिसाब से कैसे है, पसमानगी या पिछड़ापन जो बोलते हैं वो किन किन सेक्शंस में ज़्यादा है, या कौन से काम पहले गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये सारे चीज़ों पे बहुत सीरियसली काम चल रहा था।
और आपको तो मालूम है घर में भी कभी कुछ डिसाइड करना होता है तो सबसे ज़रूरतमंद वालों को पहले हम वो काम करने का कोशिश करते हैं। उसी तरीके से केसीआर साहब ने हमारे पूरे तेलंगाना में पहले जो भूखे हैं उनको खाना देने का उन्होंने काम किया। उसके बाद हमने सोचा हर घर में पीने का साफ सुथरा पानी आना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बजट में हमने एलोकेशन किया। फिर प्रायोरिटी वाइज खेतों में पानी देना ज़रूरत था, क्योंकि तेलंगाना के पूरे गांव उजड़े हुए थे। तेलंगाना से लोग यहाँ से लेके हर एक स्टेट में जाके काम करने के परिस्थिति में आ गए थे, तो उसमें काम करना। अब वो काम करते करते पहले केसीआर साहब ने एक डिसीजन लिया था कि जितने भी गरीब लोग हैं कौम के इस पे मत देखो, कास्ट के डिवीजन में मत देखो, सिर्फ जो भी गरीब लोग हैं पहले उनको पेंशन दे दो। तो आज मैं बहुत फख्र के साथ आपके सामने कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना रियासत में 40 लाख लोगों को हर महीने हम पेंशन देते हैं, और वो भी पहले 200 रुपये पेंशन था, अब तो 1000 रुपये पेंशन आता है। और आपको मालूम है पिछले 2-3 सालों में 2 साल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट था, पानी नहीं था, बारिश नहीं था, फिर भी गांव में ये 1000 रुपये का जो वजीफा हम देते हैं, और साथ में जो चावल के ऊपर राशन था पहले, वो अभी उठा के हमने कह दिया कि घर में कितने भी लोग चावल आप ले लो खरीद। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे जाने बचाई है। तेलंगाना के जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट है, थोड़े महबूब नगर जैसे डिस्ट्रिक्ट है, हमारा निजामाबाद तो खैर पहले से आबाद है और आगे भी चल के आबाद रहेगा, तो मैं मानती हूँ, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी हम पहले ज़रूरत पूरे करने में लगे। अब आगे चल के आपको तो मालूम है केसीआर साहब पूरा तेलंगाना को अपनी एक फैमिली के जैसा मानते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि मुझे यहाँ पॉलिटिक्स करना है, मुझे यहाँ पावर में रहना है, पावर तो अपने आप आ जाएगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बात बोलते हैं, काम करते जाओ, जो रिजल्ट आता नतीजा आता उसके बारे में कभी मत सोचो। केसीआर साहब उसी फिलॉसफी पे चलते हैं, काम करते जाओ, बस रिजल्ट क्या है उसके बारे में बिल्कुल सोचो। और आज तेलंगाना रियासत में क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे नाम के लिए कास्ट बड़े होंगे, थोड़े ब्राह्मण से उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं, थोड़े रेड्डी से उनमें भी बहुत गरीब लोग हैं, तो इन सबको एडजस्ट करने का केसीआर साहब ने तो एक अच्छे से प्लान बना के चल रहे। तो ये 3 सालों में जो ये काम करते आ रहे, मैं तो जरा बेटियाँ पापा के नज़दीक होती है, तो मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ ऐसे डाउट पूछते रहती हूँ, क्योंकि मुझे हैरानी होती है हमेशा। खैर हर पापा तो अपने बेटे के नज़रों में हीरो होता है, लेकिन हमारे पापा तो हर दिन मुझे नया दिखते। तो मैंने उनसे पूछा कि जो तारीख तेलंगाना की है उसमें हिंदू मुस्लिम का जो तालमेल था, जो मुसलमानों का दर्जा था, वो सब तो ये पिछले 60 सालों में जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का दर्जा नीचे चला जाता गया, वैसे भी तेलंगाना में हुआ। तो हम तेलंगाना में ऐसे क्या कर सकते हैं जो इनको वापस अपने दर्जा ला सकते हैं। तो केसीआर साहब ने मुझे एक बात बताया, देखो कोई भी कौम हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्या चाहते हैं वो लोग गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारा पहचान बना रहे, हर एक हालत में हमारा पहचान बना रहे, और हर एक हालत में वो महसूस कर सके कहीं भी, और हर एक हालत में वो सोचते हैं कि हमारा वेलफेयर अच्छे से हो, हमारा सलाह फैमिली का गवर्नमेंट अच्छे से ख्याल रखे, और वो सोचते हैं कि हमारे तरक्की के बारे में गवर्नमेंट सोचे। तो ऐसा नहीं है कि आज 2 साल में इलेक्शन आए, कुछ काम करना है और अपना काम निकालना है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि एक गहरी सोच केसीआर साहब के मन में है, और ये करने के लिए मैंने उनसे कहा ठीक है, इतने इश्यूज हमें अभी एड्रेस करने हैं अपने कौम के बारे में, मुसलमान कौम के बारे में, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आपको मालूम है जब हुकूमत के तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद केसीआर साहब की हुकूमत आई, पहले बार वो जून 2 फर्स्ट है
हम बहुत सीरियसली हम काम करते चलेंगे। तो वो काम हो रहा है, काम कई जगह पे नहीं भी हो रहा हो तो प्लीज मेरे गवर्नमेंट को आप बता दीजिए, हम करते जाएंगे। क्योंकि परसों ही मैंने देखा था कि कोई मुसलमान अपने बुजुर्ग में मीटिंग में भी वो आए थे, वो फोटो लेके आए मेरे पास, बोले मैडम आप तो ट्रेन लेके आए निजामाबाद को, मैं बोली हाँ लाई, फिर आगरा में रेलवे स्टेशन पर मैं बोली बनेगा ना ऑब्वियसली, तो बोर्ड दिखा है, फोटो दिखा है, बोले देखिए मैडम इसमें आरमूर कह के इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तेलुगु में लिखा है, लेकिन उर्दू में नहीं लिखा। तो मैंने कहा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, रेलवे डिपार्टमेंट का बोर्ड है, हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू का बोर्ड लगा देंगे बराबर। मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ कि वहाँ मोदी का सरकार होने के बावजूद भी तेलंगाना का हर एक मुसलमान आज यहाँ पे महफूज है और महसूस करता है, क्योंकि केसीआर साहब का मिजाज ऐसा है। केसीआर साहब पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, केसीआर साहब चाहते हैं कि कोई भी कौम हो वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। और आपको मालूम है कितने छोटे छोटे इश्यूज, क्योंकि अगर मीटिंग हम मुसलमानों का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करें, आपको हमारी सरकार की मिजाज जब समझ में आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मैं इस मीटिंग में इसीलिए आई हूँ, इसीलिए टाइट नहीं हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब जब बदन में कोई बीमारी आ जाती है क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन क्या काम करता है, हमारे नस में दर्द को भेजता है। और मैं यहाँ जो आपसे बात कर रही हूँ, आप हमारे कौम के नस में ये मैसेज आप पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हर एक गाँव में, हर एक मस्जिद में अल्लाह के राह पे चलाने वाले आप ही लोग, और जब मौजन आवाज देते हैं तो मुझे माफ कीजिए कहीं गलत बोलूंगी तो जहाँ तक मुझे मालूम है वो कहते हैं कि आओ नमाज का वक्त हो गया, आओ तरक्की के लिए आप तो ये जो इस्लाम का सोच है कि अल्लाह से रूबरू करने से आदमी का तरक्की होता है, आदमी का इखलाक में एक अच्छा तब्दीली आती है, यही आज जरूरत है, पूरे इंडिया को जरूरत है, ना सिर्फ मुसलमान कौम के लिए। तो ऐसे सोच को, ऐसे कौम को बिल्कुल अच्छे से सिक्योर रखना हमारा काम है, और सिक्योर रखने के लिए हमने काफी काम किए हैं। आज पुलिस स्टेशन से तो आप बार बार जाते ही होंगे, कुछ ना कुछ काम करता होगा। पहले पुलिस स्टेशन कैसे थे, अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाते तो पुलिस वाले बोलते पेपर लेके आ, पेन लेके आ, साथ में चाय लेके ऐसा हालत था। क्योंकि पुलिस स्टेशन को मंथली मेंटेनेंस तक कभी मिलता नहीं था। लेकिन आज क्या किया हमने कहा जो बुनियादी सरकारी काम है सरकार को ही पैसा देना हो, तो हर एक पुलिस स्टेशन में आज निजामाबाद जैसे अर्बन पुलिस स्टेशन में हर एक महीना 75,000 रुपीज पुलिस स्टेशन मेंटेनेंस के लिए पैसा देता है पूरे तेलंगाना में। उसके वजह से पुलिस की नियत में, पुलिस के बर्ताव में भी काफी तब्दीली आई है। ये मैंने कहती लोग मुझे आगे बताते हैं, क्योंकि जब आदमी दिमाग से ठंडा होता है तो बर्ताव भी उसका अच्छा होता है। तो पुलिस स्टेशन में ये तब्दीली आई है, और ये तब्दीली आने से बहुत सारे छोटे छोटे मसले जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हम बात करते हैं हमेशा यहाँ पे तेलंगाना रियासत में तो पहले निजाम साहब का सरकार था और उनके बारे में काफी हम पढ़ते थे, क्योंकि तेलंगाना के मूवमेंट में जब केसीआर साहब ने निजाम के प्रेस में कुछ कह दिया तो पूरा तूफान खड़ा कर दिया ऑपोजिशन वालों ने। हाँ कि ये तो पूरे मुसलमान के सपोर्ट कर रहे हैं, तेलंगाना आएगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है निजाम साहब की। एक दिन ऐसे हो गया कि इत्तेफाकन उसी दिन मुहर्रम भी था और उसी दिन होली भी था। तो एक तरफ से मुहर्रम का प्रोसेशन आ रहा था, दूसरी तरफ से होली खेलते हुए हिंदू आ रहे थे। बीच में बादशाह आ रहे थे अपने हाथी पे, क्या हो गया? बीच में बादशाह आ रहे थे, तो हमारी बादशाह की तहजीब देखिए, वो अपने एलिफेंट से नीचे उतर के दोनों के बीच में उनको लगा कि झगड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो खुद उतर के दोनों जब तक प्रोसेशन शांति से नहीं चले गए वहां खड़े थे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये ऐसी तहजीब है तेलंगाना में जो हमें मिले विरासत में। बहुत लोग बोलते कि विरासत में तेलंगाना को क्या मिला, गरीबी मिली, या तो बहुत सारे तारीख में ट्विस्ट करके बताते हैं। जैसे आपने कहा है जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी में कुछ नहीं किया,
उन्होंने रिजाइन किया, उनके किशन रेड्डी साहब ने नहीं रिजाइन किया, उनके सदर साहब ने, जब तेलंगाना में मूवमेंट जोरों से था। उस दिन यहाँ पे निजामाबाद के हर एक मुसलमान को डाउट था कि बीजेपी वाले को वोट दे, तेलंगाना को तो सपोर्ट करना है लेकिन बीजेपी वाले को कैसे वोट दे। तो उस दिन केसीआर साहब खुद चल के निजामाबाद में आए थे और उन्होंने हम सबसे रिक्वेस्ट किया था, आपको अगर वोट नहीं देना है तो प्लीज आप अपने घर में बैठिए, वोट लेकिन तेलंगाना के अपोजिट जो है उनको आप मत दीजिए। तो आपने माना, आपने दुआ दिया, आपने सपोर्ट किया। उस दिन हमने एंगल लक्ष्मी नारायण साहब को यहाँ पे जिताया, तेलंगाना मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग किया। यानी हर एक जगह पे जहाँ बीजेपी का कॉन्ट्रीब्यूशन होना था, पीछे हमारा ही हाथ का, पीछे हम ही काम कर रहे थे, लेकिन उनका उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये बीजेपी का नाम लेके कुछ बोलना या पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे तेलंगाना रियासत में टीआरएस का जो आउटलुक है, टीआरएस का जो सोच है, हम फिरका परस्त नहीं है, हम मौका परस्त भी नहीं है। हम तो सिर्फ सिंसियरली, सीरियसली कौम के लिए काम करना चाहते हैं, आपके तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। और आपको मालूम है तरक्की का मेजरमेंट क्या होता है, इज्जत अफजाई का सबसे बड़ा सबूत क्या होता है। हमने पूरा देश में कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में जब हमारा रियासत बना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान साहब को हमने किया है, क्योंकि एक पॉलिटिकल रेस्पेक्ट जब मिलेगा, एक दर्जा सियासत में जब मुसलमान कौम को मिलेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल सब में भी बढ़ता जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, केसीआर साहब का मानना है। सिर्फ बातों में नहीं, हमने अमल करके दिखाया। और आज एक ऐसा रियासत पूरे हिंदुस्तान में आप ढूंढिए जहाँ पे एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, जहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर मुसलमान बना होगा। तो ये जो दर्जा हम देने का कोशिश कर रहे हैं, ये हम शांति से, अमन से, भाईचारे से तेलंगाना रियासत को आगे बढ़ने की कोशिश है, बढ़ाने की कोशिश है। तो आप ये बात समझे, जरूर अपने जो भी अपने मसीहों में आते हैं, मदरसों में आते हैं, उन्हें भी ये बात समझाए, मेरा ऐसा आपसे गुजारिश है। और साथ में आपको तो मालूम है, हमारे एमएलए साहब ने कहा, वजीफे के बारे में कहा, शादी मुबारक के बारे में कहा, ये सारे काम तो हम करते ही जाएंगे, लेकिन सही काम जब होगा जब तरक्की के बारे में हम काम करेंगे। क्योंकि एक स्टेज तक वेलफेयर तो हर एक कम्युनिटी चाहती है, एक स्टेज तक सबको लेके आना है, लेकिन उसके ऊपर उठाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे नज़र में एक 4 इशू है। वो 4 इशू में भी आज तेलंगाना का सरकार काम कर रहा है। पहले इशू तो उसमें यह है कि तालीम जो हमसे दूर हो गया था, हमारी कम्युनिटी से दूर हो गया था, उसको हमें लेना है। 1-2 पुष्टि, ज़्यादा नहीं, 1-2 जनरेशन को अगर हम पकड़ के सरकार के तरफ से बढ़ाएंगे तो हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल हमारा कौम पहले जैसा था, जब निज़ाम के ज़माने में 30 to 40% मुसलमान सरकारी एम्प्लॉय रहते थे, आज 1%, 2% भी मुश्किल से कई डिपार्टमेंट से आपको मिलेंगे। वो अगर दर्जा वापस आना है तो हमारे मुसलमान बच्चों को तालीम हासिल करनी है और सरकारी नौकरियों में जाना है। क्योंकि जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे पैसों को हम कहाँ देना, कैसे देना डिसाइड करते हैं, वहाँ पे जब अगर हमारा बच्चा बैठेगा, बच्ची बैठेगी, तो हमारी आवाज़ बराबर सुना पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए हमने पूरे तेलंगाना में एक 200 स्कूल अभी खोले हैं 5th, 6th, 7th क्लासेस में, और बहुत ही अच्छा इंशाअल्लाह चल रहा है अभी तक, और कम्युनिटी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा एक गुजारिश आपसे भी है, जो भी मस्जिद में आते, जो भी इमाम साहब से कुछ भी मशवरा लेने के लिए आते, आप उनसे ज़रूर ये बात कहिए कि तालीम हासिल, बिल्कुल उनको स्कूल में लाने की उनके लिए डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि हमारे बात वो डाल सकते, आपके बात बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो आप जरा उनको ये बात समझाइए, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। और हमारे निजामाबाद में आपको मालूम है बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे केसीआर साहब ने 8 स्कूल दिए हैं, बच्चों के लिए भी इस साल में, और आगे भी वो आप देते रहेंगे। और साथ में तालीम के साथ साथ बजट का एक हमेशा बोलते रहते थे, आंध्र सरकार में जब थे तो बहुत बोलते हैं, बहुत स्कीमों का आगाज होता है कि बाद में उसमें बजट नहीं आता है, कुछ काम नहीं होता। लेकिन केसीआर साहब ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम 1000 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे और उसमें खर्च भी करते जाएंगे। पहले 2 साल में इतना बजट हम खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं था, डिस्ट्रिक्ट भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, और स्कीम्स भी पूरे तरीके से
लैंड नहीं हुए थे। लेकिन इस साल का यानी 2016-17 का मैं आपको बताना चाहती हूँ 1200 करोड़ 1200 crores is the budget given to the minority welfare department। और उसमें मैं बहुत ही पकड़ के साथ बोलना चाहती हूँ आज तक 900 करोड़ रुपयों का हमने खर्च किया है और आगे जाके जो 300 करोड़ रुपए है उनको भी ये मार्च एंडिंग तक खर्च करने के लिए हमने बहुत सारे मंसूबे तय किए हुए उन्हें खर्च करते जाएंगे। ये पैसे सारे पहले हम पे खर्च नहीं होते, अभी खर्च होंगे। मैं निजामाबाद का ही आपको मिसाल देना चाहूँगी। इससे पहले तकरीबन 8 महीने पहले या 9 महीने पहले अलीम भाई के साथ हमने बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स को मिला था, आपसे भी बहुत सारी मुलाकात हुई थी और आपने जो भी मसाइल उस समय बताए थे पूरा एक 9 करोड़ रुपयों का एस्टिमेट हुआ था उसका, आज पूरा उसका 8 करोड़ रुपए सैंक्शन होके आया है। यानी पूरे निजामाबाद में ऑलमोस्ट एक 61 विलेजेस 61 गाँवों में मस्जिदों में जो उनके रिक्वेस्ट थे वो एक ही झटके में केसीआर साहब ने स्पेशल ग्रांट निजामाबाद को दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं, मैं जब भी जाके कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करती हूँ तो बोलते हैं घर में आप स्पेशल होंगे लेकिन पॉलिटिक्स में स्पेशल नहीं है, जिद नहीं कर सकते आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, फिर भी हम लेके आते हैं बराबर कुछ ना कुछ करके। तो केसीआर साहब ने जब यहाँ पे 8 माइनॉरिटी स्कूल दिए तो मुझे कुछ फोन करके बोले देखो हैदराबाद के बराबर देने का कोशिश कर रहे हैं आपको भी और देते जाएंगे बोल। तो जब जिद पकड़ लेंगे तो मुझे लगता है कुछ हम तो हासिल कर सकते हैं और निजामाबाद वाले तो इसके लिए मशहूर है। तो मैं तो एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपको, हम एक जिद लेके चलते हैं आपसे कि हमारे निजामाबाद को पूरे तेलंगाना रियासत में अपर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाना है माइनॉरिटी डेवलपमेंट को। और उसके लिए मुझे क्या क्या करना है आप एडवाइस देते जाइए, मैं उसके ऊपर काम करते जाऊँगी। और इसके साथ एक और बात भी आपको कहना है, फाइनेंशियल लोन्स का काफ़ी हमने मुद्दा बताया है। फाइनेंशियल लोन्स का पहले हमें 50% तक का सब्सिडी आता था माइनॉरिटीज को, लेकिन केसीआर साहब ने कहा SC/ST से क्या बेहतर इनकी परिस्थिति है कुछ है नहीं, तो SC/ST को जैसा मिलता है 80 to 90% सब्सिडी उसी में लोन ले रहे हैं। वो जब ऐलान हुआ उसका तो इमीडिएटली जो पहले 15 to 20,000 एप्लीकेशन आते थे इस साल में 1.57 लाख एप्लीकेशन आए थे। तो इसीलिए थोड़ा अमलावरी में देर हो रही है, वरना जो 150 करोड़ उसके लिए हमने लिए थे उसमें 50 करोड़ तक का अभी खर्चा हो गया है, लेकिन जो एप्लीकेशन इतने ज़्यादा आए हैं वो हम मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे उन सबको भी मीट कर सकेंगे। उसके बाद मुझे और एक फाइनल बात आपसे कहनी है, 12% रिजर्वेशन जब ये मिलेगा तो बराबर तरक्की पूरी तरह से हमें हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये रिजर्वेशन तालीम में भी होगा, गवर्नमेंट नौकरियों में भी होगा, तो बराबर हमें ये तरक्की हासिल होगी। लेकिन 12% का रिजर्वेशन का जब भी बात करते हैं तो आप जानते हैं थोड़े अखबार के लोग हैं, सुर्खियों में हमेशा कुछ ना कुछ लिख के केसीआर साहब को उनको लगता है परेशान कर सकते, लेकिन हम तो आदी हो गए, 15 साल एजुकेशन चलाया, बड़े बड़े अखबारों में बहुत कुछ लिखते थे, हम कभी मुकरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल इसी रास्ते पे चलेंगे। और उन अखबार वालों को भी मैं बताना चाहती हूँ अखबार का काम क्या होता है, न्यूज़ लिखना होता है, व्यूज़ लिखना नहीं होता है, जो होता है वह लिखना है जमीन पे जो होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं वो लिखेंगे तो अखबार ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ जो वही अखबार की तरफ से बार बार हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके सबके साथ मिलकर कर रहे हो, बिल्कुल करिए, ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि वो जितने भी हमारे रास्ते में रुकावट आते रहेंगे जिद और बढ़ता जाएगा, बराबर हम ये 12% रिजर्वेशन आपसे करके रहेंगे। और आपसे मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, आपने एक 6 रिक्वेस्ट हमसे किए हैं। एक तो मिनी हज हाउस इन निजामाबाद 5 करोड़ रुपए का, इसका हमने लास्ट टाइम हज हाउस जब गए थे उसी टाइम पे डिस्कशन हुआ था, उस समय बजट इतना नहीं था, लेकिन इसका ऑलरेडी प्लान बन रहा है मिनी हज हाउस का, अपने निजामाबाद को मिनी हज हाउस मिलने वाला है। और साथ में मुस्लिम मेटर्निटी होम का मैंने खुद सोचा था, ये मेरा ही मैनिफेस्टो में मैंने रखा था, हालांकि MP सब ने मैनिफेस्टो खुद नहीं रखते, लेकिन मैंने अपने लिए रखा था क्योंकि मुझे भी एक डिसिप्लिन काम करने के लिए चाहिए। तो माइनॉरिटी मेटर्निटी होम के लिए
शक्ल में आ जाएगा। और साथ साथ आपने कहा जमात उलमा के ऑफिस अभी भी किराए घर में रहते, अच्छी बात तो है नहीं। आप देखिए मेरे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, चाहे इनके पास हो पर्सनली हो, डेफिनेटली करेंगे। हम बैठ के इसके बारे में सलाह मशवरा करके डेफिनेटली आपका एक ओन ऑफिस होने के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। साथ में इमाम और मौजनों का जो हम महीने पर एक छोटा सा अमाउंट डिक्लेयर किया है, वो तो बाद लोग बोलते हैं कि वो तनख्वाह है, हम तो कहते हैं तोहफा है। तनख्वाह तो है नहीं, और ये तोहफा मुझे मालूम है कि बराबर नहीं मिल रहा है। और निजामाबाद में भी हमने जो लिस्ट दिया था इमाम और मौजनों का, उसमें भी एक 30% लोगों को अभी पूरा नहीं मिल रहा है सैलरी। मैं कोशिश में हूँ, इसी कोशिश में रहेंगे और धीरे धीरे सबका भी अपडेट हो जाएगा। साथ में रेगुलरली भी आने का मैं इसका इंतजाम करूँगी। साथ में मुगल से भी जमात के लोग आए, उनका भी कुछ रिक्वेस्ट दिया है, वो मैं वहाँ के मिनिस्टर साहब से कह के उसका इंतजाम कराऊंगी। और राइस मदरसों में बोलते हैं कि ढंग से नहीं मिल रहा है और सैलरीज भी मदरसों में नहीं मिल रहे, वो तो इजी इशू है, आई वो भी सॉर्ट इट आउट, मैं करवा के दे दूँगी। और ये डबल बेडरूम हाउसेस का जो इशू है, डबल बेडरूम का नाम बोलते सब लोग अलग हो गए। डबल बेडरूम का घरों का जो है, अभी जैसे हमारे एमएलए साहब ने बेचारे लंबा चौड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे इतना ही बात कहूँगी, हम आपके साथ हैं, इससे ज़्यादा मैं बाहर नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम सब समझदार है, इशारा आपके लिए काफ़ी है, बराबर हम करके आपको दे देंगे। और जो हम अपने कौम के लिए, पूरा तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तेलंगाना, अभी शुरुआत है। मैं तो यही कह के एंड करना चाहूँगी कि अभी तो नाबिल है मुट्ठी पर जमीन हमने, अभी तो नाबिल है मुट्ठी पर जमीन है हमने, अब तो पूरा आसमान बाकी है। तो हमें बहुत दूर चलना है, साथ चलना है, आपको साथ लेके चलना है, आपके दुआओं के साथ आगे बढ़ना है। और हमारे कौम के तरक्की के साथ साथ तेलंगाना रियासत को पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाना है, उसमें आपका हमें पूरा रोल चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतना इंतजाम किया, सबको आप लेके आए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। जय तेलंगाना।